बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बियोलॉजी विद जेके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंग्लिश 503 इंट्रोडक्शन टू ईएलटी के लेसन 3 को डिस्कस करेंगे, विच इज़ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इस लेसन में हम इंग्लिश की जो हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग लेसन है। आपने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं और बाकी स्टूडेंट्स के साथ जो इनका ये सब्जेक्ट है उनके साथ लाजमी शेयर करना है। इस लेसन में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है टॉपिक 13, लैंग्वेज चेंज एंड हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स। अच्छा, अगर हम चेंज के बारे में बात करें ना, तो चेंज एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ में नुमायाँ होना एक आम सी बात है। इसी तरह लैंग्वेज चेंज के बारे में बताया गया है कि लैंग्वेज चेंज होता है, लैंग्वेज इज़ इन द प्रोसेस ऑफ चेंज जस्ट लाइक अदर थिंग्स। ये जो लैंग्वेज में चेंज होता है वो बाकी दूसरी चीज़ों की तरह, जैसे बाकी दूसरी चीज़ों में चेंज आता है, इसी तरह होता है। उसके बाद बताया गया है कि जो लिंग्विस्ट लैंग्वेज चेंज के बारे में स्टडी करते हैं उनको हम हिस्टोरिकल लिंग्विस्ट्स कहते हैं। इसमें आपने बस ये जो पहले वाली डिफिनीशन है इसको याद रखना है। उसके बाद जी यहाँ पे हमें लैंग्वेज चेंज के लेवल्स दिए गए हैं। ये 4 लेवल्स हैं, हम बारी बारी इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है लेक्सिकल चेंज। लेक्सिकल चेंज किसे कहते हैं? लेक्सिकल कहते हैं वोकेबलरी आइटम्स को, यानी वोकेबलरी में आने वाले जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनमें जो चेंज होता है उसको हम कहते हैं लेक्सिकल चेंज। इसमें बताया गया है वर्ड्स कम एंड गो, ठीक है, इसमें बताया गया है वर्ड्स कम एंड गो, यानी जो लफ्ज़ होते हैं, जो नए वर्ड्स होते हैं वो आते हैं और पुराने चले जाते हैं। तो ये क्या है? ये एक कॉमन सी चीज़ है। अच्छा, मैं आपको 4 स्टेजेस बताती हूँ कि वर्ड्स किस तरह ख़त्म होता है, ठीक है। कोई भी जो चीज़ होती है ना वो एकदम से ख़त्म नहीं हो जाती, ठीक है, और इसी तरह जो वर्ड्स होते हैं ना वो भी एकदम से ख़त्म नहीं होते, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन सी स्टेजेस होती है? सबसे पहले क्या होता है कि जो वर्ड होता है ना उसको अचानक से जो उसका यूज़ होता है ना वो कम होता चला जाता है, ठीक है, और फिर वो क्या होता है कि वो ओल्ड फैशन बन जाता है। उसके बाद एक स्टेज आती है जिसे हम कहते हैं आर्टिक स्टेज, और उसके बाद एक स्टेज होती है जिसे हम कहते हैं ऑब्सोलेट स्टेज, ठीक है। अब आर्टिक जो स्टेज होती है उसमें क्या होता है कि जो उसमें वर्ड होता है ना वो सिर्फ सर्टेन जो डिक्शनरीज होती हैं ना उनमें रह जाता है। जो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद स्टेज आती है ऑब्सोलेट स्टेज, ठीक है। ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें जो वर्ड होता है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। तो ये जो स्टेजेस हैं ये आपने याद रखनी है कि वर्ड किस तरह से ख़त्म होता है। उसके बाद जो सेकंड है वो है मॉर्फोलॉजिकल चेंज। मॉर्फोलॉजिकल चेंज क्या होता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। किस तरह से कॉम्प्लेक्स होता है? इसमें 2 इम्पोर्टेंट टाइप्स बताई गई हैं। पहली है वो है एनोलॉजी, ठीक है, और जो दूसरी है वो है सिंथेटिक चेंज। पहले हम पढ़ लेते हैं कि एनोलॉजी क्या होता है। एनोलॉजी के थ्रू क्या होता है? बाय एनोलॉजी द वर्ड गेट्स द न्यू शेप, ठीक है। न्यू शेप किस तरह से कि एक वर्ड है, देन उसके जो पार्टिसिपल एरर हैं उसमें उसको यूज़ किया जाना। फॉर एग्जाम्पल द पास्ट एंड पार्टिसिपल फ्रॉम द हेल्प यूज टू होल्प एंड होल्पन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपने याद रखनी है। उसके बाद है सिंथेटिक चेंज। सिंथेटिक चेंज में क्या होता है? ये एक ऐसा फिनोमेना है जो इन्वॉल्व होता है ग्रामेटिकलाइजेशन में, ग्रामेटिकलाइजेशन ऑफ वर्ड में, ठीक है। ऐसे वर्ड जो ग्रामेटिकल वर्ड्स बन जाते हैं वो सिंथेटिक चेंज में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जी, यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिए कि अगर हम विल की बात करें तो विल क्या था? वो एक कंटेंट वर्ड था, लेकिन अब जो विल है उसको ग्रामेटिकल वर्ड के तौर पे यूज़ किया जाता है। कंटेंट वर्ड्स की अगर हम बात करें तो कंटेंट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक मीनिंग्स के साथ होते हैं, ठीक है। उसके बाद है फोनोलॉजिकल चेंज। फोनोलॉजिकल चेंज मीन चेंज इन साउंड्स, ठीक है। तो जो चेंज साउंड होता है ना वो हमारे पास फोनोलॉजिकल फैक्टर में आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कंट्रोवर्सी की बात करें तो जो ओल्डर स्पीकर होते थे ना वो क्या करते थे कि वो जो फर्स्ट सिलेबल था उस पर वो ज़्यादा स्ट्रेस डालते थे, जबकि जो न्यू स्पीकर हैं वो सेकंड सिलेबल पे ज़्यादा जोर डालते हैं, ठीक है। तो इसी तरह साउंड्स में भी चेंज आता रहता है, ठीक है। तो जो चेंज इन साउंड्स की स्टडीज़ होती है उसको हम कहते हैं फोनोलॉजिकल चेंज। टॉपिक 14, डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें हम कुछ पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे। हर चीज़ का एक पीरियड होता है ना, ठीक है, वो एक पीरियड से गुजर के आती है। तो इसी तरह लैंग्वेज के बारे में भी बताया गया है कि इट इज़ कस्टमरी टू डिवाइड द हिस्ट्री ऑफ स्टडीज़ ऑब्जेक्ट इनटू पीरियड्स। दिस इज़ कॉल्ड पीरियडाइजेशन।
अच्छा, अब यहाँ पे कुछ पीरियड्स, कुछ इवेंट्स की बात की गई है। सबसे पहले है प्री ओल्ड इंग्लिश, उसके बाद है ओल्ड इंग्लिश, मिडल इंग्लिश, देन अर्ली मॉडर्न इंग्लिश, देन लेटर मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है, इन सब के बारे में हम बारी बारी पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्री ओल्ड इंग्लिश। प्री ओल्ड इंग्लिश की अगर हम बात करें तो जो इसकी डेटिंग है, डेटिंग फ्रॉम 449 AD। उसके बाद ये जो यहाँ पे एंजल्स, सेक्सॉन्स और ज्यूट्स की बात की गई है ना, तो इनके बारे में मैं बता देती हूँ कि ये जो थे, ये बर्बर कबीले से इनका ताल्लुक़ था। ठीक है, उनसे ताल्लुक़ रखने वाले कबाइल थे और वो आए थे और अपने साथ बहुत सी जो लैंग्वेजेस थी वो भी लेके आए थे। प्री ओल्ड इंग्लिश में बताया गया कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो भी फिर वहाँ से ही स्टार्ट हुई थी। उसके बाद है ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश की जो डेटिंग है, ओल्ड इंग्लिश डेटिंग फ्रॉम अराउंड 700 to 1100। It is from the 8th century that we process the first surviving English text। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगी है, बस आपने इसमें जो उसकी डेट्स हैं वो याद रखनी है। उसके बाद है मिडिल इंग्लिश। इट्स फ्रॉम अबाउट 1100 to अराउंड 1500। 1100 से 1500 का जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास मिडिल इंग्लिश में आता है। उसके बाद अर्ली मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो अर्ली मॉडर्न इंग्लिश फ्रॉम अबाउट 1500 to अबाउट 1800। एंड लेटर मॉडर्न इंग्लिश, लेटर मॉडर्न इंग्लिश फ्रॉम 1800 अप टू द प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट डे इंग्लिश तक। अब ये जो है ये लेटर मॉडर्न इंग्लिश है। टॉपिक 15, अर्ली मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। इसमें हम जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर थी उसके बारे में हम बात करेंगे और जो उसमें होने वाली चेंजिंग्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है नाउन एंड एडजेक्टिव्स। The use of an apostrophe in the genitive singular was optional in 16th century। जिसमें बताया गया कि जो 16th century था उस तक ये ऑप्शनल था। उसके बाद यहाँ पे जेनेटिव सिंगुलर और प्लूरल की बात की गई है। फॉर एग्जांपल हम समटाइम्स यूज़ करते हैं साद्स डॉग, जिसका मतलब होता है साद का डॉग। ठीक है, साद का कुत्ता। तो ये एग्जांपल थी जेनेटिव सिंगुलर की। ठीक है, और इसी तरह जैसे हम यूज़ करते हैं माई पेरेंट्स होम। ठीक है, यानी कि दी होम ऑफ माई पेरेंट्स, तो इसको हम जेनेटिव प्लूरल कहते हैं। तो ये एग्जांपल्स आपने इसकी याद रखनी है। उसके बाद है एडजेक्टिव्स। ऑल थ्री अल्टरनेटिव्स ईजियर, मोर इजी एंड मोर ईजियर वेयर एक्सेप्टेबल इन दिस पीरियड। इस पीरियड में ये सब कुछ एक्सेप्टेबल था, बस आपने इसमें ये याद रखना है। उसके बाद हैं प्रोनाउन एंड डिटरमाइनर्स। ठीक है, जिनके बारे में बताया गया है कि by 1600 in the second person ये was the alternatives to you। ठीक है, इसमें बताया गया कि जो ये था वो रेयर अल्टरनेटिव था यू का, यानी कभी कभी ये को यूज़ किया जाता था। और अगर अर्लियर इंग्लिश में देखा जाए तो ये जो है एक सब्जेक्टिव केस था और यू जो है वो ऑब्जेक्टिव केस था। इसके बाद यहाँ पे कुछ अल्टरनेटिव्स की बात की गई है, जैसा कि दैट रिमेन कॉमन एंड विच जो भी था वो हेरिटेड था फ्रॉम मिडिल इंग्लिश, बट 17th सेंचुरी के बाद वो रेयरली यूज़ किया जाने लगा। उसके बाद हम बात करेंगे वर्ब की। अच्छा, वर्ब में सिर्फ ये जो मैंने इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया हुआ है, दो डिसलाइन। इसमें क्या हुआ था कि जो दो था उसको डिसलाइन कर दिया गया था, बस इसमें आपने सिर्फ ये याद रखना है। उसके बाद है एडवर्ब। विदाउट द एंडिंग ले वेयर मच कॉमन इन दिस पीरियड। वर्ब्स में हमें पता है कि लास्ट पे ले आता है, लेकिन इन्होंने कहा है विदाउट द एंडिंग ले। ठीक है जी। उसके बाद है कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, जिसमें बताया गया कि जो दैट वेयर कॉमन इन दिस पीरियड, इसमें बस आपने ये याद रखना है। उसके बाद है इन्वर्जन ऑफ वर्ब एंड सब्जेक्ट। ठीक है, एंड द मल्टीपल नेगेटिव। ठीक है, ये आपके पास एक बार पढ़ लेना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जस्ट एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। टॉपिक 16, कॉलोनियलिज्म एंड स्प्रेड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। कॉलोनियलिज्म क्या था? ब्रिटेन है ना, उसमें जिस तरह से इंग्लिश आई थी, तो उसमें जब इंग्लिश आई थी तो ब्रिटेन क्या था, वो एक तरह से एक पॉपुलर कंट्री बन गया था। उसके बाद ब्रिटेन ने काफ़ी साल बहुत से मुल्कों पे हुकूमत की थी और उन मुल्कों को आप कह सकते हैं कि एक तरह से अपना गुलाम बना के रखा था। ठीक है, तो जो ब्रिटेन की हुकूमत के अंडर जो कंट्रीज़ थे, जो इलाके थे, उन्हें हम कहते हैं कॉलोनियल कंट्रीज़। ठीक है, यहाँ पे है फ्रॉम द 17th सेंचुरी ऑनवर्ड द इंग्लिश बिगेन टू एक्सटेंड देयर लैंग्वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। इंग्लिश हैज़ बिकम ग्लोबल लैंग्वेज इन दी लास्ट 50 ईयर्स। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं मेजर फैक्टर्स बिहाइंड द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कि जो इंग्लिश लैंग्वेज के स्प्रेड होने के जो पीछे मेजर फैक्टर्स थे वो क्या थे। उसमें सबसे पहले है पावर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। थर्ड चीज़ है कि जो अमेरिका है उसने भी कॉलोनाइज्ड किया गया था। थर्ड चीज़ जो है वो है कि अमेरिका को भी कॉलोनाइज्ड किया गया था, लेकिन अमेरिका में जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो बोली जाती थी और वो भी एक तरह से फेमस लैंग्वेज बन गई थी।
तो फिर उसको भी वाइडली एक्सेप्ट किया जाने लगा था। जो फोर्थ चीज़ है, जैसा कि मैंने बताया है कि जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ होती थी उन पे इंग्लिश लैंग्वेज का काफ़ी गहरा असर पड़ा था, और एट द एंड उन्होंने क्या किया था कि इंग्लिश लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लिया था। तो ये सारे फैक्टर्स थे बिहाइंड द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये आपने याद रखने हैं। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। The spread of English language began in the 16th century when English became a tool of imperial expansion। ठीक है, अब हम imperial expansion की बात करें तो ये हम किसे कहते हैं, इसमें क्या होता है कि किसी एक कंट्री की हुकूमत होना बाकी सारी कंट्रीज़ के ऊपर। ठीक है, अब हम बारी बारी सारे मुल्कों की बात कर लेंगे और हम पढ़ेंगे कि उनमें जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो किस तरह से आई थी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे कनाडा की बात की गई है। ठीक है, बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग है, जस्ट आपने इनके कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखने हैं और जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आपने याद कर लेनी है। ठीक है, कनाडा में इंग्लिश किस तरह से आई थी। कनाडा की अगर हम बात करें तो कनाडा में फ्रेंच जो थी वो प्रेजेंट लैंग्वेज थी फ्रॉम 1530, और फिर ब्रिटेन से शिकस्त के बाद 1960 में फ्रेंच और इंग्लिश ये दोनों ज़बानें वहाँ पे बोली जाने लग गई थी। उसके बाद है कैरेबियन यानी कि अफ्रीका। अच्छा, अफ्रीका में भी क्या हुआ था कि हुकूमत कर ली गई थी, और जो वहाँ के लोग होते हैं ना उनको उनके कलर कम्प्लेक्शन की वजह से काफ़ी हकीर समझा जाता था, और उनकी जो है वो एक तरह से कम्प्लेक्स क्रोनिकल हिस्ट्री है। वहाँ पे स्पेनिश एंड अदर यूरोपियन लैंग्वेज जो थी वो डोमिनेट थी, लेकिन जैसे ही वहाँ पे ब्रिटेन की हुकूमत आई थी तो फिर वहाँ पे इंग्लिश बोली जाने लगी थी, और स्पेनिश जो थी वो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। डिस्कवर्ड बाय कैप्टन जेम्स कुक इन 1770, it became the first penal colony। by the 1900s it had 4 million inhabitants। अच्छा, इसमें बताया गया कि वहाँ पे भी जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो इमर्ज हो गई थी, इंग्लिश लैंग्वेज ने वहाँ पे ऑफिशियल स्टेटस ले लिया था, और कोई भी लैंग्वेज जो है वो जब ऑफिशियल स्टेटस पे आ जाती है तो नो डाउट फिर वो लैंग्वेज वहाँ पे सबसे ज़्यादा बोली जाने लगती है, वो वहाँ की मेन लैंग्वेज बन जाती है। उसके बाद न्यूजीलैंड की ऑफिशियल कॉलोनी 1814 में बना था। मिलियन इट हैड अ क्वार्टर ऑफ मिलियन पीपल। ठीक है, और वहाँ पे भी उधर भी इतनी ज़्यादा तादाद थी लोगों की जो कि इंग्लिश स्पीकर्स थे। इसके बाद है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका में ब्रिटेन ने 1806 में कंट्रोल संभाल लिया था, और उसके बाद 1820 के बाद से वहाँ पे जो सेटलमेंट थी उसका आगाज़ हुआ था, और उसके बाद जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो 1822 में इस खिते की सरकारी ज़बान बनी थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम वेस्ट अफ्रीका की बात करें तो बाय द 19th century द इंक्रीजेज इन ट्रेड, ठीक है, टू द इंटायर वेस्ट अफ्रीकन। अच्छा, इसमें क्या हुआ था कि इसमें ट्रेडिंग के नतीजे में वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज आई थी, बस इसमें आपने ये याद रखना है कि ट्रेडिंग के थ्रू इसमें आई थी। उसके बाद है ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका की अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया है कि द इम्पीरियल ईस्ट अफ्रीका कंपनी वाज फाउंडेड इन 1888। ये डेट आपने याद रखनी है। अच्छा, ईस्ट अफ्रीका में कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंग्लिश ने ऑफिशियल स्टेटस गेन किया था। इनमें 6 मेन स्टेट्स आ जाती हैं। ठीक है, जिनमें कीनिया, तंजानिया, युगांडा, मलावी, ज़िम्बिया और जिम्बाब्वे। ठीक है, ये नाम आपने याद रखने हैं। उसके बाद है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इन ब्रिटेन वाज द लीडर ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बस इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद है अमेरिका इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सुपेरियरिटी। बाय द एंड ऑफ 19th एंड द 20th century USA emerged as an economic and political superpower। टॉपिक 17 इंग्लिश इन साउथ एशिया। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि साउथ एशिया में इंग्लिश किस तरह से आई थी। इसमें साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो इसमें पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं वो आ जाती हैं। अच्छा, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया था उसकी बुनियाद 1599 में रखी गई थी। हिंदुस्तान में इंग्लिश को हुकूमत में ताकत के मुख्तलिफ शोबों में मुतारिफ़ करवाया गया था, जैसे जुडिशरी, मिलिट्री, एजुकेशन। ठीक है, ये सारी फील्ड्स थी जिनमें इंग्लिश बहुत ज़्यादा वाइडली बोली जाने लगी थी। उसके बाद श्रीलंका और बांग्लादेश की बात करें तो उसमें बताया गया जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो रिड्यूस्ड कर दी गई थी, यानी नहीं बोली जाती थी। और फिर और सिन्हाला, ठीक है, सिन्हाला एक लैंग्वेज है, वो जो थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी। ठीक है, उसने ऑफिशियल स्टेटस ले लिया था 1956 में। ये डेट आपने याद रखनी। उसके बाद एट द एंड उन्हें पता चला कि सर्वाइवल करने के लिए जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो मस्ट है। फिर वहाँ पे भी इंग्लिश लैंग्वेज को वाइडली एक्सेप्ट किया जाने लगा।
उसके बाद है नेपाल। नेपाल में द रोल ऑफ इंग्लिश वाज इंक्रीज इन दिस सोसाइटी। ठीक है, नेपाल में भी जो इंग्लिश लेवल, जो इंग्लिश लैंग्वेज थी उसका रोल इंक्रीज हुआ था। उसके बाद भूटान और मालदीव्स की बात करें तो इन ममालिक में जो था ना, इन ममालिक में इंग्लिश को सिर्फ स्कूलों में बोला जाता था। फिर बाद में सियाहती जो सनत होती है उसके थ्रू वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को मतलब उसकी मौजूदगी में इजाफा हुआ था। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान है, इन्हें आपने खुद पढ़ लेना है। ठीक है जी, बस ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जी। उम्मीद है आपको आज के लेसन की समझ आ गई होगी। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन्हें मैंने हाईलाइट कर दिए, इन्हें आपने अच्छे से याद करना है। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना तो वो क्वेश्चन चाहे जहाँ से मर्जी उठा के दे दें, ठीक है, तो आपको उसका आंसर आता होगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि बाकी सबके लिए भी आसानी हो। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।